आपके पास धन कितना होगा? आपके पास संपत्ति कितनी होगी? आपकी जो संपत्ति है वो आपको परिवार से मिलेगी या सब कुछ खुद ही कमाना सीखना पड़ेगा? आपकी वाणी कैसी है? आपका बोलने का तरीका कैसा है? आपको अपने परिवार से कैसे संस्कार मिले हैं? और उसके साथ ही साथ आप किस तरह की चीज़ों में पैसा खर्च करना पसंद करते हैं? फाइनली आप किस तरह की चीज़ों का भक्षण करना पसंद करते हैं, यानी कैसी चीज़ों को कंज़्यूम करना पसंद करते हैं? ये सारी बातें हमें बताता है आपकी कुंडली का दूसरा भाव, यानी कि सेकंड हाउस, जिसको हम कहते हैं धन भाव भी। तो आइए आज हम बात कर लेते हैं धन भाव की, और आपकी कुंडली का धन भाव आपके लिए क्या क्या प्रेडिक्शंस लेके आता है, आपकी पर्सनालिटी में किस किस प्रकार के चेंजेस करता है। आइए आज हम यही जान लेते हैं। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी के बारे में, इंस्पायरिंग एस्ट्रोलॉजी के बारे में, और साथ ही साथ होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी। डराने और धमकाने वाली एस्ट्रोलॉजी की बातें यहाँ पे नहीं होती हैं। आई ट्राई टू कीप थिंग्स एज सिंपल एंड एज प्रैक्टिकल एज पॉसिबल। अगर आप ये चैनल देखते आ रहे हैं तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि यहाँ पर लग्नों की एक बहुत लंबी और बहुत अच्छी सीरीज है, मून साइंस की सीरीज है, होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की भी सीरीज है, व्रतों की, त्योहारों की, और आसमान में जितने भी ग्रह गोचर होते हैं उनकी भी सीरीज है। इसके साथ साथ हमने दो नई सीरीज शुरू की है। पहली है नक्षत्रों की और दूसरी है सीक्रेट्स ऑफ द हाउसेस की, जिसका दूसरे वीडियो को आप लोग देख रहे हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हमारी जो वेबसाइट थी भाग्यश्री.org, अब वो फाइनली नवरात्रों में लॉन्च होने वाली है। तो जितने भी मेरे वीडियोस हैं या जितनी भी चीज़ें हैं जिनको आप जानना चाहते हैं धर्म के बारे में, हमारे पुराणों के बारे में, और साथ ही साथ ज्योतिष के बारे में, वो अब आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में मेरी वेबसाइट पर पढ़ने और देखने को मिल जाएंगी। और जिन लोगों को ये शिकायत है कि हिंदी के वीडियोज़ उन्हें समझ में नहीं आते, उनको इंग्लिश में वीडियोज़ देखने हैं, तो सारे वीडियोज़ की ट्रांसक्रिप्ट और उनके जो जिस्ट है वो मैं सारा का सारा उस वेबसाइट पर दे दिया करूंगी। इसलिए आप नवरात्रों का वेट कीजिए। इन बिटवीन अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो फेसबुक, टेलीग्राम के चैनल, इंस्टाग्राम के चैनल, सबकी डिटेल्स नीचे दी हुई हैं। आप जहां चाहें वहां मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, याद रखिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, सिर्फ देखिए मत, सब्सक्राइब भी करिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे मुद्दे की। मुद्दा क्या है? सेकंड हाउस यानी कि धन भाव। सेकंड हाउस यानी कि धन भाव सामान्य रूप से कई सारी चीजों को हमारी लाइफ में दर्शा देता है। पहली चीज होती है हमारी वाणी, हम किस तरीके से बात करते हैं, कैसे बोलना पसंद करते हैं। दूसरी चीज होती है हमारा अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि हमारे जीवन के जो शुरुआती कुछ साल होते हैं वो कैसे बीतते हैं और उन पे किस किस प्रकार के इन्फ्लुएंसेस आते हैं, ये हमें दूसरा भाव बता देता है। इसके साथ साथ दूसरा भाव हमें ये बताता है कि हम किस तरह की चीज़ों को कंज्यूम करना पसंद करते हैं। कंजम्पशन का मतलब खाने से भी हो सकता है, और कंजम्पशन का मतलब ये जो फ़ोन हो गया, कपड़े हो गए, उनसे भी हो सकता है। तो किन चीज़ को कंज्यूम करना पसंद करते हैं, ये भी हमारा जो सेकंड हाउस होता है, धन भाव होता है, वो बता देता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये हमें ये बताता है कि हमारा पैसे को लेकर जीवन में क्या नज़रिया होगा, पैसे हम किस प्रकार से कमाएंगे, पैसे हम किस प्रकार से खर्च करेंगे, और अगर हमारी पैतृक संपत्ति है तो वो हमें मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि दूसरा भाव हमें ये बता देता है कि हमारे परिवार का माहौल कैसा है, यानी कि हमने किस प्रकार के घर में जन्म लिया है। रिमेंबर, हर घर का अपना अपना माहौल होता है। कुछ जॉइंट फैमिलीज हैं, कुछ न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, कुछ सेमाई न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि न्यूक्लियर फैमिलीज आर वेरी पीसफुल एंड जॉइंट फैमिलीज आर वेरी नॉट पीसफुल। तो बहुत सारी अलग अलग प्रकार की चीज़ें होती हैं, जो भी होती हैं वो हमें सेकेंड हाउस से आराम से देखने को मिल जाती हैं। नैसर्गिक भाव से जो दूसरा भाव है वो होता है वृषभ राशि का, वृष राशि का, यानी टॉरस का, टॉरस साइन का, और इसका स्वामी होता है शुक्र। अब आप जानते ही हैं कि शुक्र को क्या पसंद है। शुक्र को पसंद है कंफर्ट्स, शुक्र को पसंद है लग्जरीज, शुक्र को पसंद है लाइफ की फाइनर चीजें, लाइफ की अच्छी अच्छी चीजें। तो ये तो हो गया शुक्र इस घर को क्या प्रॉपर्टीज देता है। उसके साथ साथ हमें ये देखना पड़ेगा कि जो वृष राशि है
वो वृष राशि जो है उसमें पृथ्वी का तत्व है और वो कलेक्शन करने वाली राशि है, चीज़ों को संभाल संभाल कर रखने वाली राशि है और बहुत होमली राशि है। अगर आपने मेरा टॉरस लग्न का और टॉरस राशि का वीडियो देखा है तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि वृष किस प्रकार की राशि है। ये एक ऐसी राशि है जिसको हर चीज को जोड़ जोड़ कर अपने घर में रखना अच्छा लगता है, जिसको अपने घर के अंदर रहना ज्यादा अच्छा लगता है, बाहर जाकर प्रोएक्टिवली कोई काम करना इतना अच्छा नहीं लगता। वृष वो राशि होती है जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाती है। वृष वो राशि होती है जो कि हाउस होल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाती है, यानी कि जितनी भी चीजें घर से रिलेटेड होती हैं, घर के माहौल से रिलेटेड होती हैं और साथ ही साथ पैसे से रिलेटेड होती हैं, वो ऑटोमेटिकली सेकंड हाउस यानी कि धन भाव के साथ आकर जुड़ जाती हैं। तो आपको इस बात का जरूर ध्यान देना है कि जो नेचुरल राशि है सेकंड भाव की वो होती है टॉरस और उसका स्वामी होता है शुक्र। हालांकि धन भाव का एक जो कारकत्व होता है उसको हम जुपिटर को भी देते हैं। जुपिटर को इसलिए देते हैं कि जो भी पैतृक संपदा होती है या पैतृक संपत्ति होती है वो बिना जुपिटर के नहीं मिल सकती, इसलिए जुपिटर पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। अब आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी कुंडली निकालिए और ये देखिए कि आपकी कुंडली के दूसरे घर में कौन सी राशि है। अगर आपको नहीं पता कि दूसरा घर कौन सा होता है तो सिर्फ ये देख लीजिए कि पहला घर कौन सा है, किस घर में लग्न या असेंडेंट AS लिखा हुआ है। जैसे ही आप वो घर ढूंढ लेते हैं जो कि बिल्कुल मिडिल में होता है, फिर काउंटर क्लॉकवाइज चलिए। काउंटर क्लॉकवाइज यानी घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में। तो घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में चलने पे जो लग्न के बाद का घर होता है, जो सेकंड हाउस होता है, उसको ही धन भाव माना जाता है। अब इस घर में आप देखिए कि नंबर कौन सा लिखा हुआ है। जो भी नंबर वहां लिखा हुआ होगा वही राशि आपके धन भाव में स्थित होगी। तो अब ये राशि बताएगी कि आपका क्या नजरिया है पैसे को लेकर, आपका क्या नजरिया है पैसे खर्च करने को लेकर, पैसे अक्यूमुलेट करने को लेकर। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि दूसरे घर में आपकी कुंडली में कौन सी राशि बैठी हुई है। जान लिया कौन सी राशि बैठी हुई है। अब ये देखिए कि इस राशि का तत्व कौन सा है, ये देखिए कि इस राशि का स्वामी कौन सा है। और अगर आप चाहें तो ये वीडियो यहीं पॉज करके उस राशि का और उस लग्न का जो वीडियो है वो एक बार जाकर मेरे चैनल पे देख लीजिए। आपको बहुत कुछ उस राशि के बारे में क्लियर हो जाएगा, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ जाएंगे। वो करने के बाद आप वापस इस वीडियो पे आ जाइए और बाकी की चीजें आप सीख लीजिए। चाहे तो ये वीडियो देखने के बाद फिर उस राशि का वीडियो आप देख सकते हैं, उससे भी बहुत सारी क्लैरिटी जो है आपको मिल जाएगी। अब आपने देख लिया कि कौन सी राशि है, तो आप उस राशि के आधार पर आप इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कैसा आपका धन को लेके एटीट्यूड होगा। फॉर इंस्टेंस, अगर आपके दूसरे घर में मीन राशि बैठी हुई है और किसी और प्लैनेट की वहां पर दृष्टि नहीं है, कोई और प्लैनेट वहां पे नहीं है, तो इन जनरल आप धन को लेकर थोड़े से लापरवाह होंगे या फिर आपको पैसे का इतना मोह नहीं होगा। रिमेंबर, मीन राशि में फ्लिप आता है, तो हो सकता है कि शुरुआती दिनों में तो आपको कोई मोह ना हो, लेकिन जैसे ही आप 40 पार करें आपको बहुत मोह हो जाए। तो इस बात का भी ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। मैंने मीन राशि के वीडियो में ये सारी बातें बताई हुई हैं। अगर यहाँ पे लियो राशि है यानी कि सिंह राशि है आपके दूसरे घर में, इन दैट केस you are someone who focuses extensively on keeping yourself and your home looking very good. आप अपने घर से, अपने आप से, अपने धन से, अपने बैंक बैलेंस से अपनी इमेज बनाते हैं और अपनी जो सेल्फ इमेज है ना उसको आप बहुत ज़्यादा अपने धन के साथ, अपने बैंक बैलेंस के साथ जोड़कर देखते हैं। अगर यहीं पर स्कॉर्पियो राशि आ जाती है, इन दैट केस आपका जो धन का संचय है या आपके धन का जो खर्चा है वो दोनों ही आपके इमोशनल फुलफिलमेंट पे खर्चा होता है। अब वो कैसे होता है वो बताती हूँ। बहुत बार क्या होता है कि हम में से कई लोग इमोशनल शॉपर्स होते हैं या इमोशनल ईटर्स होते हैं, तो हम अपना पैसा या तो इमोशनली खाने पे या फिर इमोशनली शॉपिंग करने पे बिताते हैं। तो स्कॉर्पियो राशि जब वहां होती है, गिवन की और कोई दृष्टि ना हो और कोई प्लैनेट ना हो, तो इस तरह की चीजें हमें देखने को जरूर मिलती हैं। मैं आपको बार बार बताती हूँ, एक बार फिर से कह रही हूँ कि सिर्फ एक घर के आधार पर, सिर्फ एक हाउस के आधार पर और सिर्फ एक प्लैनेट के आधार पर अपनी जिंदगी के बारे में कोई भी बड़ी प्रेडिक्शन मत दीजिए। कुंडली को आपको एज अ होल देखना है। रिमेंबर, इट इज होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी। तो होलिस्टिक है तो आप हर चीज को एज अ होल ही देखिए। इसको सिर्फ आप एक छोटी सी गाइडेंस मानकर चलिए, जिसकी वजह से आपको अंदाजा हो जाएगा
कि आपके पैटर्न्स भला किस प्रकार के हैं, और उसके बाद पूरी कुंडली देखकर उसके आधार पर ही आप अपने या किसी और के बारे में कोई प्रिडिक्शन दीजिए, अन्यथा आप बहुत बड़ी गलती यहाँ पर कर बैठेंगे। कुछ भी हो सकता है। फॉर इंस्टेंस, अगर यहाँ पे राशि लियो है, नेचुरल सी बात है कि व्यक्ति अपने ऊपर धन खर्च करना चाहेगा या बैंक बैलेंस से खुद को जोड़कर देखेगा, लेकिन अगर वहीं पर शनि बैठा हुआ है, इन दैट केस ये जो क्वालिटीज हैं वो थोड़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। प्लस अगर मान लीजिए वहां पर जुपिटर सीधे शनि को देख रहा है इन लियो राशि सामने से बैठकर, इन दैट केस धन को लेकर क्या होता है कि आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं। यानी कि कुछ पीरियड्स तो ऐसे आते हैं वे आर डूइंग ग्रेट, एंड कुछ पीरियड्स ऐसे आते हैं जहां पे यू डूइंग एब्सोल्युटली पैथेटिकली। तो हमें ये सारी चीजें भी मिल मिलाकर एक साथ देखनी पड़ती हैं। तो दिमाग में बैठा लीजिए, होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी नॉट जस्ट बेस्ड ऑन वन हाउस। ये सिर्फ सीखने के लिए है, ये सिर्फ जानने के लिए है। अब जब आपने डिसाइड कर लिया है कि दूसरे घर में कौन सी राशि है, तो आपको ये डिसाइड करना है कि इस राशि का स्वामी कौन है और वो खुद जाकर कौन से घर में बैठा हुआ है और कितने घर दूर है। उससे भी पता लग जाता है कि आपका जो ग्रह है या आपका जो सेकंड हाउस है वो आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स देगा। रिमेंबर, जो काल पुरुष कुंडली होती है उसमें सेकंड हाउस दिखाता है हमारे लोअर जॉ को, यानी इस एरिया को, साथ ही साथ हमारे थ्रोट के एरिया को। यानी हमारा जो आईज है, चीक्स हैं, हमारा लोअर जॉ है, हमारा थ्रोट है, जो कि हमारा भक्षण और हमारी वाणी, यानी कि हम क्या कंज्यूम करते हैं और उसके बाद हम उससे क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो दोनों ही चीजों को वो दिखाता है। इसलिए ये जानना भी बहुत जरूरी है कि इस राशि में जो सेकंड हाउस है आपका, उसमें ग्रह कौन सा बैठा हुआ है। तो पहली बात हमने ये जानी कि सेकंड हाउस में राशि कौन सी है, और दूसरी बात हम ये जानेंगे कि यहाँ पर ग्रह कौन सा बैठा हुआ है। फॉर इंस्टेंस, अगर आपके सेकंड हाउस में मरकरी बैठा हुआ है और मरकरी जेमिनाई राशि में बैठा हुआ है, तो इन दैट केस आप लोग बातें करने में बहुत अच्छे होंगे, आप बहुत वाकपटु होंगे, यू आर वेरी गुड इन हाउ यू टॉक, और आपकी बात करने के तरीके से बहुत सारे लोग आपके फ्रेंड्स बन जाएंगे। उसके साथ ही साथ ट्रेडिंग, कॉमर्स, स्टॉक पब्लिशिंग वगैरह, ये सारी जो चीज़ें होती है कॉमर्स से रिलेटेड, मार्केट प्लेस से रिलेटेड, उसमें आप लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। हाँ, अगर यही मरकरी है खाली और राशि कोई और है, तो मरकरी के इफेक्ट्स तो आपको देखने को मिलेंगे कि बातचीत अच्छी होगी, लेकिन उस राशि के हिसाब से देखने को मिलेंगे जो राशि आपके दूसरे भाव में है। अगर उसी दूसरे भाव में शनि आकर बैठ जाए, इन दैट केस बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी वाणी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए, या आप हकलाने लगे, तुतलाने लगे, या फिर आप लोग अपने आप को ठीक तरीके से एक्सप्रेस ना कर पाए और मन ही मन में घुटते रहें। यानी कि आपकी जो बात जो आपको कहनी है वो आप कभी ना कह पाए, इनफैक्ट जो कहें उससे लोग उल्टा चिढ़ जाएं आपसे। तो एक्सप्रेशन का जो तरीका होता है वो बहुत रिस्ट्रिक्टिव हो जाता है। अगर यहीं पर आपका लियो आ जाता है, यानी लियो राशि आ जाती है, और तो क्या होता है कि इन दैट केस योर वॉइस बिकम्स वेरी अथॉरिटेटिव। अब मान लीजिए यहाँ पर मंगल आकर बैठ गया, इन दैट केस वॉइस में आपके हार्शनेस आ जाती है, यानी कि आप जो भी बोलते हैं उसमें अथॉरिटी तो होती है लेकिन साथ साथ हार्शनेस भी होती है। अब अथॉरिटी और हार्शनेस के बीच में फर्क क्या है बताती हूँ। किसी देश का प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट जब बोलता है तो वो होती है अथॉरिटी, यानी कि जो उसने बोला वो अब होगा। अथॉरिटी जरूरी नहीं है कि चिल्लाकर प्रदर्शित की जाए, लेकिन जब हार्शनेस होती है तो हार्शनेस कैसी होती है, आपने मूवीज में देखा होगा ना, जब सैनिकों को ट्रेन करते हैं तो उनके जो सीनियर्स होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं, वो कैसे बात करते हैं, चिल्ला कर, अपनी आवाज को बहुत ऊंचा करके, बहुत हार्श करके। तो वो हो गई हार्शनेस जो मंगल की वजह से आती है, और ये हो गई अथॉरिटी जो आती है सिंह राशि की वजह से या फिर सूर्य ग्रह की वजह से। तो ये राशि और ग्रह इस तरीके से चलते हैं। अब जो सेकंड चीज मैंने आपको बताया कि कंजम्पशन कैसा होगा, भक्षण कैसा होगा, भक्षण बोथ इन द टर्म्स ऑफ व्हाट यू आर ईटिंग एंड इन द टर्म्स ऑफ व्हाट यू आर कंज्यूमिंग इन जनरल। तो जिस मोबाइल पे इस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं वो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं, जो डेटा जिसको इस्तेमाल करके आप ये वीडियो देख रहे हैं वो डेटा भी आप कंज्यूम कर रहे हैं, जो कपड़े आपने पहने हुए हैं वो कपड़े भी आपका कंजम्पशन है। तो आपका कंजम्पशन का स्टाइल क्या है ये भी दूसरे घर की राशि और दूसरे घर में बैठे हुए प्लैनेट्स जो होते हैं वो बता देते हैं। फॉर इंस्टेंस, मैंने आपको बताया था कि जो स्कॉर्पियो राशि होती है वो इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम करती है। तो अगेन, आप पैसे तो खर्च कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन कंज्यूम क्या कर रहे हैं, आप कंज्यूम कर रहे हैं शूज, आप कंज्यूम कर रहे हैं कपड़े, आप कंज्यूम कर रहे हैं नए नए नेल पॉलिशेस। तो इस तरह की चीज़ें आपको
देखने में ज़रूर आती हैं। भक्षण का एक दूसरा तरीका ये जान लीजिए कि अगर यहाँ पर कर्क राशि बैठी हुई है तो आपको मीठा खाना, सुपाच्य खाना, सात्विक खाना ये बहुत अच्छा लगता है। दूध से बनी हुई मीठी चीज़ें जो होती हैं वो आपको बहुत अच्छी लगती हैं। अगर यहीं पर मेष राशि हो तो फिर आपको स्पाइसी खाना अच्छा लगता है। अगर यहीं पर मीन राशि हो तो फिर आप बहुत ज़्यादा तला भुना खाना जो होता है, गरिष्ठ खाना होता है, वो लोग आप लोग नहीं पचा पाते हैं। अगेन अगर यहाँ पे टॉरस राशि है या मकर राशि है तो फिर आपको कुछ भी दे दो आप लोग पचा लेते हैं। यू हैव एन एपेटाइट दैट अदर पीपल विल एनवी। कभी कभी वर्गो वाले भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो उसको भक्षण कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, उन्हें कुछ होता नहीं। बट इन जनरल अगर आप मकर या टॉरस राशि इस घर में बैठी हुई है तो फिर आप जनरली आप कुछ भी खा लें, यू आर फाइन ओनली अनलेस यू आर ओवर डूइंग एवरीथिंग। तो इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें भूख ही नहीं लगती या जिनके खाने में कोई रुचि ही नहीं होती, जिनको अच्छा पहनने में, अच्छा बोलने में, अच्छी बातें करने में या बातें करने में ही रुचि नहीं होती। यानी एक तरह की अरुचि होती है। इट डजेंट मीन दैट दे आर रिजर्व्ड पीपल, इट डजेंट मीन कि ये बातें कम करते हैं, इट जस्ट मीन्स कि इनके अंदर बात करने को लेकर या खाने को लेकर एक बहुत इनबिल्ट अभिरुचि इनकी नहीं होती, यानी अरुचि होती है इनके अंदर। So they don't even like food, they don't have that जठराग्नि जो इनको भूख लगाए या इनको खाने को लेकर इनका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ाए। तो ये सब तब होता है जब केतु सेकंड हाउस में हो। अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशंस जो मैंने देखा है उसके हिसाब से केतु सेकंड हाउस में इस तरह की चीज़ें कराता है। इन लोगों को अक्सर धन में भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता, बांट आते हैं चीज़ों को, किसी ने मांगा उसको दे दिया, या फिर इनको अगर धन मिलता भी है, पैतृक संपत्ति मिलती है, तो हाईली लाइकली कि दीज पीपल विल नॉट बी एबल टू हैंडल इट प्रॉपरली, क्योंकि उसको लेकर उनके मन में कोई इच्छा ही नहीं होती, कोई रुचि ही नहीं होती। तो अगर आपका बच्चा ऐसा है, आपका स्पाउस ऐसा है, आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति ऐसा है, तो प्लीज़ नोट कीजिए कि क्या उसमें इस तरह की कोई टेंडेंसीज हैं। अगर टेंडेंसीज हैं तो देखिए कि कौन कौन से ग्रह जो हैं उस पर्टिकुलर घर को अफेक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद मेक अ प्लान, ट्राई टू हेल्प देम लर्न सो दैट एटलीस्ट वो अपने लिए लाइफ में आगे जाकर कुछ बुरा ना कर सके। तो दैट इज वन थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। एक वीडियो बनाया था मैंने, किस्मत बड़ी या मेहनत, उसमें मैंने आपको बताया था कि सिर्फ कुंडली ही सब कुछ नहीं बता देती। वी ऑल्सो हैव टू लुक कि परिवार का माहौल कैसा है और इंसान की खुद की जो प्रकृति है, जो खुद की प्रवृत्ति है, वो कैसी है। इन चीज़ों को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परिस्थितियाँ ही काफ़ी हद तक ये डिफाइन कर देती है कि हम आगे जाकर क्या बनेंगे। एक एग्जाम्पल जो मैं बहुत बार देती हूँ, एक बार फिर से दे रही हूँ। मान लीजिए एक बच्चे का जन्म एक धनाढ्य परिवार में हुआ है, राज परिवार में हुआ है, बहुत अच्छी फैमिली में हुआ है, जिनके पास सांसारिक सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है और ना ही संस्कारों की कमी है। इट मीन्स दे आर बोथ रिच एंड दे आर वेरी संस्कारी ऑल्सो। यानी उनका परिवार अच्छा है, लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, पेरेंट्स आर वेल एजुकेटेड, parents know what to do in their lives, and they have also instilled a value system। तो संस्कार का मतलब क्या होता है? वैल्यू सिस्टम। उन्होंने अपने बच्चों को एक वैल्यू सिस्टम दिया है। तो ये बच्चा जो इस घर में जन्म लेगा, आखिर ये बच्चा कैसा निकलेगा? चाहे उसकी कुंडली ये भी बताती हो कि वो क्रिमिनल बनेगा आगे जाके, तो भी वो एक बहुत उसूलों वाला क्रिमिनल बन के दिखाएगा। क्यों? क्योंकि परिवार से उसने शुरू से यही सीखा है, यही चीज़ें जो है ये उसका मन जो है उस मन में ये चीज़ें बस चुकी हैं। तो जो हमारी इनिशियल अपब्रिंगिंग होती है वो बहुत ज़रूरी होती है हमें ये बताने के लिए कि वेयर आवर लाइफ इज़ गोइंग। इसके लिए एक वीडियो में बहुत जल्दी, इनफैक्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको यही बना के बताऊंगी कि जो परिवार का अपब्रिंगिंग का सिस्टम है ये कैसा होना चाहिए, सो दैट योर चाइल्ड लर्न्स एंड योर चाइल्ड इवेंचुअली टर्न्स आउट टू बी somebody who can take care of themselves and take care of everything else in their lives। तो वो वीडियो मैं बाद में बनाऊंगी। देन वही बच्चा मान लीजिए एक क्रिमिनल परिवार में जन्म लेता है, जहाँ की सब लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, गाली गलौज मारपीट बहुत कॉमन है, और आपको अपने रिसोर्सेज के लिए झगड़ना पड़ता है दूसरे लोगों से। you're not sure of the kind of resources that you are getting and you have to fight with other people to get those resources। तो ये जो बच्चा है, चाहे उसकी कुंडली कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कितना भी अच्छा कुछ प्रॉमिस क्यों ना कर रही हो, क्योंकि उसने बचपन से अपनी लाइफ में ये देखा है, तो ये चीज़ों का जो इम्प्रेशन है वो लाइफ टाइम उसके साथ चलेगा। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन द काइंड ऑफ इम्प्रेशंस दैट वी आर गिविंग टू आवर चिल्ड्रन, एंड वी ऑल्सो हैव टू बी केयरफुल इन द काइंड ऑफ इम्प्रेशन दैट आवर स्पाउसेस, आवर फ्रेंड्स, आवर बिजनेस पार्टनर्स ऑलरेडी हैव। जब भी आप शादी के लिए किसी की कुंडली बनाने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादातर लोग सिर्फ
गुण मिलान कर देते हैं, बोलते हैं अच्छा ठीक है 30 गुण मिल रहे हैं, 28 गुण मिल रहे हैं, शादी कर दो। ऐसा नहीं होता। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप कुंडली कैसे मैच कर रहे हैं। दो लोगों के जो ग्रह हैं वो आपस में किस तरीके से इंटरैक्ट कर सकते हैं ये देखना भी ज़रूरी है। प्लस उन दोनों की कुंडलियाँ क्या क्या कहती हैं ये देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप सिर्फ गुण मिलान के आधार पर ये कह देंगे कि हाँ शादी करा दो अच्छा है, हाईली लाइकली द थिंग्स आर गोइंग टू गो रॉन्ग। इसका मतलब ये नहीं है कि गुण मिलान एक बुरा सिस्टम है, जो अष्टकूट बोलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई फॉरगेट थिंग्स। तो जो सिस्टम है वो बुरा सिस्टम है, वो बहुत अच्छा सिस्टम है। वो हमें एक आइडिया दे देता है ऑफ व्हाट अ मैरिज इज गोइंग टू बी। इट गिव्स अ वेरी गुड एंड वेरी नाइस आइडिया। हाउएवर वी ऑल्सो हैव टू बी केयरफुल कि सिर्फ उसको हम आधार ना माने, हम बाकी चीज़ों को भी देखें, लड़का लड़की दोनों की कुंडलियों को देखें, ताकि हमें पता लगे कि आगे जाकर ये दोनों लड़ने वाले हैं, झगड़ने वाले हैं, या किस तरह की ज़िंदगी ये आपस में मिलकर जीने वाले हैं। तो ये सारी की सारी बातें हो गई सेकंड हाउस से रिलेटेड। मैंने जो आपको वीडियो बोला था वो मैं नेक्स्ट बनाऊंगी, सो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ टू वर्क विद योर चिल्ड्रन, हाउ टू अंडरस्टैंड योर चिल्ड्रन एंड हाउ टू मेक थिंग्स वर्क विद देम। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड अगली बार जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे थर्ड हाउस के बारे में। इसके साथ साथ भराणी नक्षत्र का वीडियो भी है, तो उसकी बात भी करनी है। और अक्टूबर के महीने में ज़्यादातर ट्रांजिट्स नहीं है, बहुत कम ट्रांजिट्स हैं। वी आर रिलेटिवली फाइन। सितंबर के महीने में तो बहुत कुछ देखने को मिला था, लेकिन अक्टूबर का महीना रिलेटिवली बहुत अच्छा है। देयर इज़ नॉट मच टू थिंक अबाउट। इसीलिए अब लगता है कि ये हाउसेस की सीरीज़ और नक्षत्रों की सीरीज़ में जल्दी जल्दी कंप्लीट कर पाऊंगी। सो स्टे ट्यून, देखते रहिए। एंड अगर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, टेल अदर्स अबाउट इट। ये सब चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।